Hello everyone, welcome to the channel Being Persistent इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि TY BCom का टॉपिक है। तो उसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे इकोनॉमिक्स का पार्ट। उसमें एक जो टॉपिक है वो है एग्जिम पॉलिसी। उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर चैनल पे आप नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली एग्जिम पॉलिसी होती क्या है। तो आपको पता है कि एग्जिम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। मतलब हमारी कंट्री इंडिया हो चाहे फॉरेन कंट्री हो, हर एक कंट्री अभी क्या कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, और इसमें एक्टिवली एंगेज है सभी कंट्रीज़। किस वजह से? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो उसी में उसी पॉलिसी मतलब उसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकते हैं। तो अभी गवर्नमेंट क्या करता है कि हर साल या फिर हर 5 साल में क्या करता है, नई नई पॉलिसीज़ निकालता है। ओके, सो गवर्नमेंट क्या करता है, हर 5 साल में नई पॉलिसीज़ या जो भी पॉलिसी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो उसी को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ओके, उसमें कुछ एडिशन करते हैं, उसमें से कुछ डिलीशन करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्मूथली चलती रहे, और जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या हो, उसको एनकरेजमेंट में मिल सके। तो यही पर्पज़ होता है एग्जिम पॉलिसी का। तो देखते हैं कि एग्जिम पॉलिसी यानी कि क्या। इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोला जाता है, जो है गाइडलाइंस, मतलब जिसमें क्या क्या होता है, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस होती है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। DGFT ये किसने किया है एस्टेब्लिश? DGFT इन मैटर्स रिलेटेड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। DGFT यानी कि क्या, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप बोल सकते हो कि ये एक अथॉरिटी है कि जिसके पास एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो रहते हैं या फिर वो फाइनलाइज किए जाते हैं। ये मेन गवर्निंग बॉडी है रिलेटेड टू एग्जिम पॉलिसी। ये याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है वो। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आर फ्री ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी। मतलब यहाँ पे दो टाइप्स की पॉलिसीज होती है। एक तो फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है जहाँ पे आपको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, आप इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी। ओके, एंड प्रोटेक्टिव ट्रेड पॉलिसी यानी कि क्या, जो भी बिजनेसमैन ट्रेड कर रहे हैं विद द फॉरेन कंट्री, तो उनको प्रोटेक्शन दिया जा सके। इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, प्रोटेक्शन यानी उनको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उनको अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी जाए तो बाद में ये सारे बिजनेसमैन्स को वहाँ पे रेगुलर ट्रेड करने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। ओके, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस ना लगा दिए जाए। अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ये तो पहले तो है इकोनॉमी को एनकरेज करती है, इकोनॉमी को बूस्ट करती है और हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बढ़ाती है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली बैंकिंग, इंश्योरेंस, मतलब जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें ज़्यादा हम ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल एंड कैपिटल गुड्स। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारी कंट्री को आपको ये एग्जांपल पता होगा कि शुरुआत में हम क्या करते थे, जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, तो वो हम इंपोर्ट करते थे। हमारी कंट्री के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, बट धीरे धीरे जो है डॉक्टर विजय भटकर जी ने, जो साइंटिस्ट है, तो उन्होंने वो भी जो परम कंप्यूटर है, ठीक है, पुणे के सीडैक इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे ये कंप्यूटर बनाया गया। ओके, तो इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, हमारी जो कंट्री है तो वो इंडिपेंडेंट बन गई इन केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ओके, तो अभी इस केस में सारे जो पार्ट्स है तो वो हमारे कंट्री में अवेलेबल है क्या? नहीं, हमें कुछ कुछ पार्ट जो है वो फ़ॉरेन से मंगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल होगा तो वो हम मंगाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन कंट्री के साथ क्या आएगा, कांटेक्ट आएगा, और जिसकी वजह से हम फॉरेन में एंटर कर पाएंगे।
इंटरमीडिएट्स मतलब अलग अलग एजेंट्स के थ्रू हमारे तक वो रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। कंपोनेंट्स मतलब जो भी इंजीनियरिंग पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, वो सारे। कंज्यूमेबल्स एंड कैपिटल गुड्स। उसके बाद है टेक्नो लोकल स्ट्रेंथ, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते रहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में और जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ हमेशा पीछे रहती हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हमारे टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ कंट्री की बढ़ानी हो, कंट्री की इफ़िशियंसी या प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई लेवल पे लेके जानी हो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस एज वेल, तो हमें क्या करना होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को समझना होगा। उसके बाद है न्यू एम्प्लॉयमेंट। जब फॉरेन मतलब एग्जिम पॉलिसी जो है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी, तो इससे क्या होगा कि अलग अलग नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। एक्सपोर्ट करना है हमें तो क्या करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है, कंट्री से स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए रहेगा। वेयर हाउस, गुड्स को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस लगेगा। और इस तरह की अलग अलग कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ लगेगी। तो ये सारी फील्ड्स में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। उसके बाद इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो क्वालिटी है, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, तो उसके हिसाब से हम हमारा प्रोडक्ट बना पाएंगे। ओके, तो उसके लिए हमें इनकरेजमेंट मिलेगा। अभी एग्जिम पॉलिसीज़ 5-5 साल में आती है, ये मैंने कहा था, तो वो जो थी वो 1992 टू 1997, ये जो पॉलिसी थी इसमें क्या था कि बेसिकली उस यहाँ पे फोकस किया गया कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो भी रेस्ट्रिक्शंस है, तो ये अगर हटा दिए जाए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिबरलाइज किया जाए, तो क्या होगा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी रिसीव कर पाएंगे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एग्जिम पॉलिसी। फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुई थी एग्जिम पॉलिसी, अप्रैल 1 1992। दिस इज द फर्स्ट ईयर इन विच एग्जिम पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश। उसके बाद है 1997 टू 2002, विद टाइम द एग्जिम पॉलिसी बिकेम ओल्ड एंड न्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी वॉज नीड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग। मतलब अभी इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए गए जो कि 1992 की पॉलिसी में नहीं थे। तो अभी यहाँ पे क्या क्या किया गया कि इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेने के लिए एफर्ट्स लिए गए, यानी कि क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, जिसकी वजह से हम ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकेंगे। ओके, तो ये हुआ इसमें। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्री जो है, इंडियन इंडस्ट्री फॉरेन मार्केट में इजीली एंटर हो पाए, इसके लिए एफर्ट्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। और ये किस वजह से हो पाया कि जो ड्यूटीज़ थी वो कम कर दी गई, मतलब जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन जो है उसमें एंटर हो सके या पार्टिसिपेट कर सके। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड है। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा ही रहा है, लेकिन हमारा इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। सो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ कि जो भी हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कैसे कर पाएँ, इसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू एफर्ट्स लिए गए और कुछ चेंजेस एग्जिम पॉलिसी में किए गए। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाए, इसके ऊपर भी क्या हुआ, डिसीजंस अलग अलग लिए गए। मतलब कि 100% हम किस तरह से फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये डिसाइड किया गया। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी अपग्रेडेशन, मतलब जो हमारी ग्लोबल क्वालिटी है प्रोडक्ट की, ISO 9000 सर्टिफिकेशन पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट है वो एक वैलिड एंड आप बोल सकते हो कि वो जो प्रोडक्ट है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाता है। कितना बढ़ाया गया, 2% टू 5% ऑफ FOB वैल्यू। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन सेल्फ एक्सपोर्ट, बिल्डअप स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन बेस, मतलब अगर डोमेस्टिकली आप स्ट्रॉन्ग हो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का, तो आप इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उसको। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस ही वीक है, मतलब आप अगर फॉरेन से ज़्यादा डिमांड आए तो आप क्या करोगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस कमज़ोर है तो इसके लिए आपका वो बेस जो है वो पक्का होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद 2002 एंड 7 में आई थी। इसमें क्या क्या अलग चेंजेस देखने को मिले कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो मेन पर्पज़ है ही सभी ईयर्स में जो एग्जिम पॉलिसी लाई गई उसका। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड इफिशिएंसी इम्प्रूव करना, इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद प्रोवाइड कंज्यूमर विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट,
ये सारा जो है वो कंटिन्यू किया गया आगे की जो भी 5-5 साल की एग्जिम पॉलिसीज़ आई उसमें। अभी 2004 और 2009 में भी एग्जिम पॉलिसी आई थी, तो उसके मेन एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स है तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन रहते हैं सभी एग्जिम पॉलिसीज़ के लिए। कुछ कुछ चेंजेस किए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, सो प्रियम्बल है, लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क यानी कि जैसे गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं तो उसके उस फ्रेमवर्क में ही ये पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना होगा गवर्नमेंट को। अभी इस पॉलिसी में स्पेशल फोकस जो है वो कहाँ पे दिया गया, तो बेसिकली एग्रीकल्चर है, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट एडवांटेजस एंड वेरी प्रॉफिटेबल पार्ट फॉर आवर कंट्री। देन हैंडलूम, उसके बाद है हैंडीक्राफ्ट, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है उनको एनकरेजमेंट दी गई। उसके बाद है जेम्स ज्वेलरी, लेदर एंड मरीन सेक्टर। ओके, मतलब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। एंड उसके साथ साथ सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट दिख रही है वो ना दिखे, इसलिए अलग अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अवेलेबल की जाए इन दोनों मतलब एरियाज़ में जो भी पॉपुलेशन है उनको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलिटरेसी रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एजुकेशन अवेयरनेस नहीं होता है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे जो भी अवेलेबल है एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बिजनेसेस हो, तो उसके थ्रू उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए। और जिसके थ्रू क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा और जिसकी वजह से उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये इसके पीछे का पर्पज़ है। उसके बाद जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब जनरल प्रोविजन में क्या आता है, बेसिकली लाइसेंस। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री या पर्टिकुलर बिजनेसमैन को अगर एक्सपोर्ट करने हो गुड्स तो उसको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से कि मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ या इंपोर्ट करना चाहता हूँ इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, सो जो भी कंडीशंस है वो उसको क्या करनी पड़ती है, फुलफ़िल करनी पड़ती है, ताकि आगे चल के कोई भी मतलब रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। प्रमोशनल मेजर, मतलब एग्जिम पॉलिसी को या पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करना है, उसके लिए उसने क्या क्या करना चाहिए वो सारे रेगुलेशंस इसमें दिए गए हैं। उसके लिए कौन सी कमेटी है या काउंसिल है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो कमिटीज़ या अथॉरिटीज़ है ये स्पेशली किसके लिए काम करती है, प्रमोशनल मेजर्स के लिए। ओके, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, जिसकी वजह से हमारी रिसिप्ट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की तो वो बढ़े, और जिसकी वजह से हमें सरप्लस हम हमारी कंट्री कमा सके। ड्यूटी एग्जम्पशन, अभी एक्सपोर्ट जो है वो कब एनकरेज होगा या ज़्यादा से ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब उसके ऊपर की जो ड्यूटीज़ है, रेस्ट्रिक्शंस है वो कम कर दिए जाए। ओके, सो कभी कभी क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो सिर्फ इसलिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाते या अपना प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेके जाते, क्यों, क्योंकि ड्यूटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है। सो गवर्नमेंट को अगर अपनी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो ड्यूटीज़ कम करनी होगी, जिसकी वजह से ज़्यादा बिजनेसमैन इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए। सो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ ड्रॉबैक इस अथॉरिटी से मॉनिटर की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी अथॉरिटी इसमें इंक्लूडेड है। एक्साइज ड्यूटी रिफंड, देन ऑक्ट्रॉय एग्जम्पशन। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी मतलब क्या, कि जब स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तब क्या होता है, जिस किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो प्रोडक्ट जा रहा है तो वहाँ के स्टेट के परसेंटेज के हिसाब से वो ड्यूटी चार्ज की जाती है। उसमें भी एक्सपोर्टर को एग्जम्पशन दिया जाए, इसके लिए एफर्ट्स किए गए। ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, इन शॉर्ट DEPB। ओके, उसके बाद है अंडर द ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम्स, मतलब एक्सपोर्टर को ये सर्टिफिकेट दी जाने के बाद उसको क्या मिलेगा, ड्यूटी फ्री, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के उसको ड्यूटी ही चार्ज करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो भी इंपोर्ट है वो ड्यूटी फ्री हो, जिसकी वजह से हम इजीली इंपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, मतलब जो भी हमारे कैपिटल गुड्स है, चाहे मशीनरी हो, मोबाइल्स हो, के तो ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी गुड्स हो उसका हम इजीली एक्सपोर्ट कर पाए, इसलिए एक्सपोर्टर को इसमें ड्यूटी फ्री स्कीम प्रोवाइड कर दी गई। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल स्कीम, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, मतलब
ऐसे यूनिट जहाँ पे या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करने के लायक हैं, तो उस सभी प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करके इस पे ड्यूटी कम से कम हो, या ये जो प्रोडक्ट्स है वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो, इसके लिए एफर्ट्स किए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये पार्क्स प्रोवाइड कर दिए गए, मतलब ये जो पार्क्स है, ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एज पर द नेम इंडिकेट्स, सो इस एरिया में जो भी प्रोडक्शन होगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वहाँ पे कम से कम ड्यूटी चार्ज हो, ऐसे कुछ मेजर्स वहाँ पे लगाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि क्या, एसईजेड जोन्स मतलब क्या, सेज जो हम बोलते हैं, वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है कि वहाँ पे उनको पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है जहाँ पे वो सेज जो है वो ऐसे यूनिट्स होते हैं जो जहाँ पे पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, ऑपरेट करती है, और वहाँ पे कम से कम या फिर ड्यूटी ही चार्ज नहीं की जाती जब भी उन्हें कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन या एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो ये इसका फ़ायदा होता है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को ही, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो, तो उनका एक स्पेसिफिक एरिया उनको दिया जाता है। फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स, फ्री ट्रेड एंड वेयर हाउसिंग जोन्स ये इसलिए होते हैं कि फ्री ट्रेड मतलब यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन आएंगे तो विदाउट ड्यूटी वो ट्रेड कर सकेंगे। उसके बाद जो वेयर हाउसिंग जोन होगा तो वहाँ पे भी जहाँ जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे स्टोर किए हुए हैं तो वहाँ पे कम से कम टैक्स या ड्यूटी चार्ज की जाए, या फिर जो भी उनको इंसेंटिव्स है एक्सपोर्टर्स को वो दिए जाए। उसके बाद डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड यानी कि क्या कि मतलब आपने एक्सपोर्ट करने से पहले ही सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने आपको पहले से ही पेमेंट कर दिया है, ये होता है डीम्ड एक्सपोर्ट। सो अभी जो 15-20 की जो पॉलिसी है, मतलब 2015-20, इस पॉलिसी में फोकस कहाँ पे किया गया है कि अभी यहाँ पे वाइड स्कोप किया है पॉलिसी ने, जैसे कि जो भी इंडिया का मार्केट शेयर है तो वो ग्लोबल लेवल पे लेके जाना। ये किसके थ्रू हो पाएगा कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डेवलप हो, उसके बाद जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ इनोवेशंस किए जा सके या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किए जाए। ओके, नए नए प्रोडक्ट्स लिए जाए जिसकी वजह से इंडियन जो मार्केट है वो इजीली फॉरेन मार्केट में एंटर कर सके। उसके बाद इंडिया का जो 70% एक्सपोर्ट है तो उसमें से ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 30% जगह मिली है इंडियन मार्केट को। ओके, सो ये जो शेयर है वो बढ़ाने के लिए भी इस पॉलिसी में जो है मेजर्स लिए गए हैं। और उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यानी कैसे प्रोडक्ट्स कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की हर एक प्रोसेस में आपके प्रोडक्ट पे क्या की जाती है, वैल्यू एडिशन की जाती है, और जिसकी वजह से प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स है, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स उसको जोड़ने के बाद उसको क्या होता है, मतलब जैसे ऑटोमोबाइल है, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स उसमें जोड़ने की वजह से वहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाती है। तो इस तरह के गुड्स हमें एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फोकस किया गया। इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर, इस तरह के गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करने के लिए प्रमोट ये इस पॉलिसी में किया गया है। अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से मेजर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया जाए। उसके बाद जो भी इम्बैलेंसेस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, उसमें जो भी इम्बैलेंसेस है, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा डेफिसिट हो जाता है, कभी कभी या फिर सरप्लसेस बढ़ते ही नहीं हैं, कभी इन्फ्लेशन होता है, डिप्रेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो इम्बैलेंस है वो सुधारना। और उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब हो जिसकी वजह से उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो उस हब्स के थ्रू क्या कर सके, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो फिर ये काम जो है वो आसान भी हो जाएगा क्योंकि आपने क्या किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूरी कंट्री का एक्सपोर्ट ना करते हुए आप उसको डिवाइड कर रहे हो और उसके थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें उस डिस्ट्रिक्ट की स्पेशलिटी भी रहेगी। सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही अलग अलग वीडियोस देखने हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड चैनल के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।